नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गोवा देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल जीवन मिशन के तहत 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप से जल का कनेक्शन दिया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 लोगों को आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई की प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले वर्ष जनवरी में इंदौर में आयोजित होगा। राजस्थान के पाली जिले में एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत, 24 से अधिक घायल। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी भवन क्षेत्र में तेज वर्षा के कारण यात्रा स्थगित। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 की दूसरी श्रृंखला के अंतर्गत सोमवार से स्वर्ण बॉन्ड की बिक्री शुरू होगी। रूस संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों को यूक्रेन में ज़ेपोरिशिया परमाणु ऊर्जा परिसर का दौरा और निरीक्षण करने की अनुमति देगा। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज हरारे में। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवलीन निगम। देश में 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ जल पहुंचा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पणजी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल उत्सव को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने गोवा को हर घर जल वाला पहला राज्य और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव को हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने पर बधाई दी। आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया है। दादरा नगर हवेली एवं दीव और दमन भी हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। बीते कुछ वर्षों में देश के हर बड़े मिशन में गोवा अग्रणी भूमिका निभाता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मात्र 3 साल में 7 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से जल पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आजादी के 7 दशक के बाद केवल 3 करोड़ घरों में ही ये सुविधा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में देशवासियों को हर घर जल पहुंचाने के सरकार के अभियान की बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। 10 करोड़ ग्रामीण परिवार एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण भी है। मैं इस उपलब्धि के लिए हर देशवासी को और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देता हूं। देश में 1 लाख से अधिक गांवों ने ओडीएफ प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त का दर्जा बनाए रखा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि इन गांवों ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए सही प्रणाली भी विकसित कर ली है। उन्होंने बताया कि गांव अब स्वयं को स्वच्छ, हरित और स्वस्थ ग्राम बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। खुले में शौच से मुक्त का दर्जा बनाए रखने में तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन 5 राज्यों में ओडीएफ प्लस के दर्जे वाले गांवों की संख्या सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को खुले में शौच से मुक्त करने की परिकल्पना के साथ लगभग 8 वर्ष पहले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण आरोग्यता और स्वच्छता के प्रति सरकार के संकल्प को दर्शाता है। साथ ही ये मिशन नागरिकों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार भी लाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ नई आबकारी नीति में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। एफआईआर में 14 अन्य व्यक्तियों के नाम भी हैं, जिनमें आबकारी विभाग और शराब कंपनी के अधिकारी, अज्ञात लोक सेवक और अन्य व्यक्ति शामिल हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने कल मनीष सिसोदिया के निवास सहित दिल्ली एनसीआर में कई स्थानों पर छापे मारे। श्री सिसोदिया ने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे ताकि सच सामने आ सके। उन्होंने कहा कि अभी तक उनके खिलाफ अनेक मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन किसी मामले में कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कोई भ्रष्ट व्यक्ति अपने को निर्दोष सिद्ध करने के चाहे जितने प्रयास करे, लेकिन वो फिर भी भ्रष्ट ही रहेगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार का ये कोई पहला मामला नहीं है। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वो भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। मुद्दा है शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों ली? शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस अगले वर्ष जनवरी में इंदौर में आयोजित होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट संदेश में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूतावास, पासपोर्ट और वीजा संभाग के सचिव औसफ सईद तथा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कार्यक्रम की मेजबानी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। देश के विकास में भारतवंशियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। राजस्थान में पाली जिले के सुमेरपुर में सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 24 से अधिक घायल हो गए। दुर्घटना एक ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक के आमने सामने से टकरा जाने से हुई। घायलों को सिरोही और सुमेरपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये लोग गुजरात के बनासकांठा से राजस्थान में रामदेवरा मंदिर जा रहे थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस सड़क दुर्घटना में तीर्थयात्रियों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री धनखड़ ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। 21 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों का खान पान। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वर्ष 2022-23 श्रृंखला 2 के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री सोमवार से शुरू होगी और शुक्रवार तक चलेगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान स्वर्ण बॉन्ड का मूल्य 5,197 रुपये प्रति ग्राम होगा। सरकार ने रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को निर्गम मूल्य में 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की सेवा 1 साल के लिए बढ़ा दी है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री भल्ला को गृह सचिव के रूप में 22 अगस्त 2023 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। गोवा देश का पहला हर घर जल प्रमाणन वाला राज्य बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल जीवन मिशन के तहत 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप से जल का कनेक्शन दिया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 लोगों को आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई की प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले वर्ष जनवरी में इंदौर में आयोजित होगा। राजस्थान के पाली जिले में एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 24 से अधिक घायल। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी भवन क्षेत्र में तेज वर्षा के कारण यात्रा स्थगित। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 की दूसरी श्रृंखला के अंतर्गत सोमवार से स्वर्ण बॉन्ड की बिक्री शुरू होगी। रूस
संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों को यूक्रेन में ज़ेपोरिज्हिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिसर का दौरा और निरीक्षण करने की अनुमति देगा और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज हरारे में। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के योद्धा मेजर ईश्वर लाल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। मेजर सिंह की स्मृति में कल नई दिल्ली में एक सभा भी आयोजित की गई। श्री राजनाथ सिंह ने मेजर ईश्वरलाल सिंह के अस्थि कलश पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री सिंह ने लगभग 3 वर्ष पहले मेजर ईश्वरलाल सिंह के साथ सिंगापुर में हुई मुलाकात का स्मरण किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों और उनकी अगुवाई करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को देश नहीं भूलेगा। श्री सिंह ने कहा कि नेताजी मूल्यों और आदर्शों के प्रतिमान थे और उन्होंने मूल्यों के लिए संघर्ष किया, साथ ही स्वतंत्रता के आदर्शों के साथ कभी समझौता नहीं किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमाएं सुरक्षित होने पर ही देश अपनी पूर्ण क्षमता से सफलता हासिल कर सकता है। उन्होंने कल इम्फाल में असम राइफल्स के मुख्यालय में सेना और असम राइफल्स के जवानों के साथ बातचीत की। श्री सिंह ने मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था सुधारने में साहस और निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाने वाले अधिकारियों और सैनिकों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और असम राइफल्स के सैनिकों के बीच खड़े होना गर्व की बात है। मैं आपके प्रोफेशन को मोर देन प्रोफेशन मानता हूँ, मोर देन सर्विस मानता हूँ कि जरूरत पड़ने पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की तड़पन और इच्छा यदि किसी के अंदर होती है तो हमारे भारत के सेना के जवानों के अंदर होती है। इसलिए आपने आजादी की लड़ाई में जो भी नौजवान लड़े उस समय, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, खुदीराम बोस, इन सब सारे लोगों का नाम सुना होगा। ये जानते थे कि यह काम करूंगा उसका अंजाम हमारी मौत है, फिर भी लड़ते रहे। रक्षा मंत्री को घुसपैठ की रोकथाम के उपायों और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत म्यांमा सीमा पर किए जा रहे सीमा प्रबंधन कार्यों की जानकारी दी गई। भारतीय वायुसेना के एक टुकड़ी युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2022 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। ये अभ्यास डार्विन में अगले महीने की 8 तारीख तक चलेगा। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास का हर 2 वर्ष बाद आयोजन करती है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान में विभिन्न वायु सेनाओं के 100 से ज्यादा विमान और 2500 सैन्यकर्मी भाग लेंगे। भारतीय वायुसेना के टुकड़ी में 4 Su-30 MKI लड़ाकू और 2 C-17 विमानों के साथ 100 से ज्यादा वायु सैनिक शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल कनाडा के हैलिफैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPA में भाग लेगा। ये सम्मेलन आज से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगा। सम्मेलन में देश के राज्य विधानमंडलों के 23 पीठासीन अधिकारी और 16 सचिव भी शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला इस दौरान अन्य राष्ट्रमंडल देशों के समकक्षों के साथ बातचीत भी करेंगे। श्री बिड़ला व्यापारिक समुदाय और प्रवासी भारतीयों के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 22 से 27 अगस्त के बीच ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना की सरकारी यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री की दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र की पहली यात्रा होगी। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर इन देशों के शीर्ष नेताओं और विदेश मंत्रियों के साथ भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि डॉक्टर जयशंकर पैराग्वे में भारतीय दूतावास के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। ब्राजील और अर्जेंटीना में वे इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। म्यांमा की सैन्य प्रमुख जनरल आंग ह्वांग ने आज कहा कि सेना सत्ता के तख्तापलट से उत्पन्न संकट को समाप्त करने के लिए अपदस्थ नेता आंग सान सूची के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सूची के खिलाफ कई मामलों में फैसला आने के बाद उन्हें जेल के बजाय घर में नजरबंद करने की अनुमति देने पर विचार करेगी। पिछले साल सैन्य तख्तापलट के बाद अपदस्थ सूची को जून में राजधानी नायपीताओ की एक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां उन्हें एकांत कारावास में रखा जा रहा है। इस घटना की व्यापक निंदा हुई है।
सूची पर भ्रष्टाचार से लेकर चुनावी उल्लंघन तक कम से कम 18 अपराधों का आरोप लगाया गया है। सूची ने आरोपों को बेतुका बताया है और अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया है। अमरीकी रक्षा विभाग ने कल घोषणा की कि वो यूक्रेन को 775 मिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता प्रदान करेगा। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के मुताबिक पैकेज प्रेसिडेंशियल ड्राउन अथॉरिटी के जरिए भेजा जाएगा। इस नवीनतम पैकेज के साथ बाइडेन प्रशासन ने अब यूक्रेन को 10 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की सुरक्षा सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है। सीरिया के उत्तरी शहर अल बाब के भीड़भाड़ वाले बाजार में कल हुए रॉकेट हमले में 5 बच्चों सहित 9 लोग मारे गए। तुर्की समर्थित विपक्षी लड़ाकों द्वारा किए गए इस हमले में कम से कम 28 लोग घायल हुए हैं। यह हमला तुर्की के हवाई हमले के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिसमें कम से कम 11 सीरियाई सैनिक और अमरीका समर्थित कुर्द लड़ाके मारे गए थे। रूस दक्षिण पूर्व यूक्रेन स्थित ज़पोरिशिया परमाणु संयंत्र परिसर में संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों को दौरे और निरीक्षण की अनुमति देने पर सहमत हो गया है। इस वर्ष मार्च की शुरुआत से ही यह स्थल रूस के कब्जे में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों को परमाणु संयंत्र परिसर के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा था कि वे ज़पोरिशिया परमाणु संयंत्र की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महासचिव ने श्री पुतिन के बयान का स्वागत किया है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दिन में 12:45 से शुरू होगा। भारत पहला मैच 10 विकेट से जीतकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाए हुए है। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आज आप जम्मू कश्मीर में मतदान अधिकार का विस्तार विषय पर परिचर्चा सुनेंगे। प्रतिभागी हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। जम्मू और कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये बताया कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अब करीब 20 से 25 लाख नए वोटर जुड़ जाएंगे और ये कब होगा जब एक समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो कि वोटिंग की जो शुद्धता है ये पहली बार हो रहा है जनवरी 2019 के बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। और इलेक्शन कमीशन एक एम के साथ काम करता है कि इलेक्शंस जो हैं सबके लिए एक्सेसिबल हों, सभी लोग उसमें हिस्सा ले सकें और साथ ही साथ कोई भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। राउत साहब, ये जो समरी रिवीजन है इलेक्टोरल रोल्स का, तो ये क्या प्रक्रिया होती है, इसके तहत कमीशन क्या करता है? ये एक हिसाब से बहुत ही नॉर्मल चीज है, जो रूटीन चीज है और एक हिसाब से स्पेशल भी है। स्पेशल इसीलिए है जमीनी हकीकत बदल चुका है, कानून बदल चुका है। यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर आ गया है, 370 अब्रोगेट हो गया है और डिलिमिटेशन होके कुछ असेंबली सेगमेंट्स जुड़ गए हैं। इलेक्शन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट से चलता है उसमें भी पार्लियामेंट के जरिए कानूनन बदलाव आया है कि वोटर्स के पंजीकरण 1 जनवरी को रेफरेंस रख के हर साल एनुअल समरी डिवीजन होता है, लेकिन अभी 4 डेट को रेफरेंस करके हो सकता है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। अभी जो स्पेशल समरी डिवीजन का आदेश दिया गया है और जिसका प्रायर एक्टिविटी चल रहा है वो स्पेशल समरी रिवीजन इसलिए है क्योंकि वो 3 साल से वहां रोल रिवीजन नहीं हुआ है प्रशासनिक कारणों से। तो कितने हमारे यूथ एलिजिबल हो गए होंगे वोटर लिस्ट में आने के बाद, जिनका 18 साल हो गया होगा, उनको तो लाना चाहिए क्योंकि उनका इतना ही हक है जितना आपका और मेरा हक है। वोटर लिस्ट पर आने का और वोट देने का अधिकार उनका है, तो उनको लाना है। जो जमीनी बदलाव आया है आर्टिकल 370 अब्रोगेट होने के बाद, ये हुआ कि पहले कुछ लोग एडिशनल आइडेंटिफिकेशन उनका होता था, वो वोटर लिस्ट में आते थे। अभी पूरी भारत में जो कानून लागू है आरपी एक्ट का कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा कहां भी इंसान तो वो वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो ऑर्डिनरी वहां जो भी रेसिडेंट है, चाहे कॉलेज में पढ़ता हुआ स्टूडेंट हो, चाहे लेबर हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, चाहे सरकारी कुछ काम में हो, तो उनका पंजीकरण वहां होके वोट देने का अगर होता है तो उसी हिसाब से समरी रिवीजन हो रहा है और समरी रिवीजन का प्रक्रिया से इलेक्टोरल रोल कंप्लीट होता है। फिर जब चुनाव जब भी हो वो अच्छी चुनाव होगा। समरी रिवीजन के बाद क्योंकि वोटरों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या चुनाव का जो प्रक्रिया है उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, जैसे कि पोलिंग बूथ हो गए जहां पे हम वोट डालने जाते हैं, ईवीएम से हो गए, या जो ईपिक का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, क्या इस सारी प्रक्रिया का भी एक विस्तार होगा जम्मू और कश्मीर में? ये तो होगा ही। कुछ
आवश्यकताएं होगी, लेकिन वो आवश्यकता देश में जैसे चुनाव हो रहा है 1951 से लेकर हर बार ठीक समय पर और ठीक तरीके से चुनाव, मुझे नहीं लग रहा है कि वो इतना बड़ा कोई चुनौती होगा चुनाव आयोग के लिए। भारत की जो इलेक्शन है दुनिया की सबसे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट माना जाता है और यूटी जम्मू एंड कश्मीर का हमेशा एक सिक्योरिटी और दूसरे रिलेटेड समस्याएं रहता है, लेकिन चुनाव आयोग उसको ठीक तरह से निपट लेता है। और यहाँ अगर कुछ और वोटर्स जरूर आएंगे, कुछ आंकलन दिया गया है, वो शायद सेंसस के ऊपर बेस्ड होकर होगा, लेकिन उसका ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन जब ये होता है तब जो जरूरत होगा, शायद 600 पोलिंग स्टेशन ज्यादा जरूरत होंगे और असेंबली सेगमेंट तो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का समरी डिवीजन के लिए नहीं, वो डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, इस तरह का जितना जरूरत होगा तो सारे सामग्रियां जुटाने के काम भारत निर्वाचन आयोग का है और वो हमेशा चुनाव में बढ़िया से बढ़िया करता है और कोई भी वोटर नहीं छूटे, उसी फिलोसफी को लेकर चलता है। एक आखिरी सवाल, इलेक्शन कमीशन का ओवरऑल जो ध्येय वाक्य रहता है कि कोई भी वोटर पीछे ना छूटे, हर तरह से उसको इंक्लूड किया जाए। साथ में ये 4 बार अब अटेम्प्ट कर सकते हैं यंग वोटर्स। इलेक्शन कमीशन इसका एम यही है मिस्टर राउत, ज्यादा से ज्यादा और सही वोटर्स लिस्ट में इंक्लूड हो जाएं सो दैट हमारा इलेक्शन इंक्लूसिव और बहुत रिप्रेजेंटेटिव हो। वोटर्स एजुकेशन या वोटर्स पार्टिसिपेशन कमीशन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जो 2010-11 में शुरू हुआ था। उसका लक्ष्य यही है कि कोई चाहे महिलाएं हो, चाहे शहर की उदासीन शहरवासी हो, या कोई गरीबी दुखी मार्जिनलाइज्ड या कोई हैंडीकैप सिचुएशन में हो, या जो यूथ और स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा इलेक्शन के साथ कभी कभी जुड़ नहीं पाते हैं वो हो, तो सब आए। तो मुझे लग रहा है कि ये 75 इयर्स अभी कंप्लीट एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ, तो उसी में अगर 75%, जैसे बहुत सारे लीडरान भी ऐसे ही बात किया है, इसके बारे में जिक्र किया है, 75% टर्नआउट तक हम मूव करें तो एक बहुत बढ़िया चीज होगा। क्योंकि जितना लोग जुड़ेंगे अपने भविष्य को निर्धारित करने के लिए और अपने लोगों को चुन के अपना सरकार को बिठाने के लिए, जितना लोग मजबूत से जोड़ेंगे, इतना हमारे लोकतंत्र मजबूत होगा। अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप जम्मू कश्मीर में मतदान अधिकार का विस्तार विषय पर परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। देश के सबसे बड़े लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों में श्रोताओं के लिए सूचना और समाचार का विश्वस्त माध्यम रहा है। देश के 1 अरब 30 करोड़ से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच है। आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहा है। इस श्रृंखला की प्रस्तुतियां आकाशवाणी से प्रसारित गाथाओं के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की यात्रा को दर्शाती हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गाथा। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने 565 रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी उन्हें भारत को एकजुट करने वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। महात्मा गांधी ने पटेल से कहा था कि राज्यों के एकीकरण की समस्या इतनी कठिन है कि केवल वही इसका समाधान कर सकते हैं। पटेल को व्यवहारिक कौशल के साथ किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध राजनेता माना जाता था। छोटे छोटे जो वाड़े हैं उससे बहुत नुकसान होता है और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, इस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है और एक अवसर हमारे पास आया है, वो घुमाना नहीं चाहिए। उन्होंने भारत के राजाओं का आह्वान किया कि वे राष्ट्रभक्त बने। उन्होंने राजाओं को राष्ट्र की स्वतंत्रता में शामिल होने और लोगों के भविष्य तथा उनके हितों का ध्यान रखने वाले जिम्मेदार शासकों के रूप में कार्य करने के लिए कहा। शासकों को देशभक्ति के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बल प्रयोग से भी परहेज नहीं किया। उन्होंने लगभग हर रियासत को भारत में शामिल होने के लिए मनाया। जब सार्वभौम सत्ता हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंट से खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में घिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजाओं थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया।
उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरदार पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के लिए भारत के प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षक संत के रूप में स्मरण किया जाता है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर पर @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। तो आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इसके लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। और देवेंद्र, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, आबकारी नीति घोटाले मामले में कल CBI द्वारा मारे गए छापे को सभी अखबारों ने पहली खबर बनाया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है 31 स्थानों पर दबिश, प्राथमिकी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मुख्य आरोपी। जनसत्ता कहता है दिल्ली में ठेकों पर ठनी, लोक सत्य कहता है पॉलिसी बनाने और लागू करने में की गई गड़बड़ियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कथन कि सरकार बनाने में मशक्कत पर राष्ट्र निर्माण जरूरी, अमर उजाला में है। पत्र ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है स्वार्थ छोड़ दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री के इस बयान को प्रमुखता दी है कि जिन्हें देश की फिक्र नहीं वो बस बड़ी बड़ी बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कल मणिपुर में असम राइफल्स मुख्यालय के दौरे की खबरें सभी अखबारों में है। लोक सत्य ने रक्षा मंत्री के इस बयान को दिया है कि विकास के लिए देश की सीमाओं का सुरक्षित रहना जरूरी। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से आलेख में लिखा है वैज्ञानिकों ने कोरोना की कमजोर नब्ज ढूंढ निकाली। पत्र के अनुसार शोधकर्ताओं की सफलता से लक्षित एंटीबॉडी उपचार की संभावना बढ़ी। अक्षय ऊर्जा दिवस पर आज राजस्थान पत्रिका ने विशेष आलेख दिया है। पत्र लिखता है कि सोलर प्लांट से रोशन हुई झुग्गी झोपड़ियां। पत्र के अनुसार घरों से बन सकती है 10 गीगावाट सौर बिजली। NTPC ने विंध्याचल संयंत्र से कार्बन कैप्चर का काम किया शुरू, राष्ट्रीय सहारा में है। पत्र के अनुसार कंपनी की ये पहल कोयले आधारित संयंत्रों को हरित बनाने में भी मददगार होगी। दिल्ली में 3 दिवसीय खाद्य महोत्सव के आयोजन की जानकारी देते हुए दैनिक भास्कर लिखता है पर्यावरण और सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के उद्देश्य से NDMC ने किया फूड फेस्ट आयोजित। और अब एक और खबर, जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी भवन क्षेत्र में कल शाम की भारी वर्षा के बाद यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। वर्षा के बाद बाणगंगा और हिमकोटी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। खबरों के अनुसार कटरा से आगे की यात्रा एहतियाती तौर पर रोकी गई है। और अब मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली में बादल छाएंगे, हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 34 डिग्री तक जा सकता है। मुंबई में हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा, अधिकतम 30 डिग्री रहने की संभावना है। चेन्नई में भी बादल रहेंगे, सुबह 27 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, दिन में 34 डिग्री तक जा सकता है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार बारिश हो सकती है। तापमान 26 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। श्रीनगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू में भी बादल छाएंगे, बारिश होने की संभावना भी है। लेह में आसमान साफ रहेगा और गिलगित में आमतौर पर बादल छाने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गोवा देश का पहला हर घर जल प्रमाणन वाला राज्य बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जल जीवन मिशन के तहत 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप से जल का कनेक्शन दिया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 लोगों को आबकारी नीति घोटाले में CBI की प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले वर्ष जनवरी में इंदौर में आयोजित होगा। राजस्थान के पाली जिले में एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 24 से अधिक घायल। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी भवन क्षेत्र में तेज वर्षा के कारण यात्रा स्थगित। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 की दूसरी श्रृंखला के अंतर्गत सोमवार से स्वर्ण बॉन्ड की बिक्री शुरू। रूस संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों को यूक्रेन में ज़ेपोरिशिया परमाणु ऊर्जा परिसर का दौरा निरीक्षण करने की अनुमति देगा। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज हरारे में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।